नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सितंबर 2016 में हुए सीटेट के पेपर 1 में आए हुए मैथ पेडागोजी के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे? ए, स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे। बी, विद्यार्थी को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। या सी, उन्हें बताएंगी कि यह गलत है, फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने को कहेंगी। या डी, हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे, क्योंकि वह जब स्वयं देखेगा और स्वयं करेगा, अपने हाथों से गिन तारा पर प्रदर्शित करेगा, तो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगला है हमारा, गणित में मानचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नेगेटिव कथन ढूंढना है हमें। ए, मानचित्र अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, पॉजिटिव है। मानचित्र गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ऐसा तो नहीं है। सी, मानचित्र का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है, सही है। या डी, मानसिक चित्रण स्थानिक सोच को बढ़ावा देता है। तो ए, सी और डी पॉजिटिव है, बी हमारा नेगेटिव है, ये हमारा आंसर होगा। अगला है, आकृतियों को निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? कोण, सममिति, चौपड़, प्रतिरूप या पैटर्न। तो प्राथमिक स्तर पर हमारा कोणों से कोई संबंध नहीं रहता है, केवल आकृतियों को बेसिक रूप में बताया जाता है प्राथमिक स्तर पर। अगला है हमारा, सबसे उपयुक्त उत्तर, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। ऑप्शन ए, गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में, सही है। बी, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, सही है। गणित को आनंददायी बनाने में। और डी, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो चारों ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं? पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, आलेख पेपर के प्रयोग से, या कागज मोड़ने के प्रयोग से। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आलेख या ग्राफ पेपर के प्रयोग से, क्योंकि ग्राफ पेपर में वो खंड बने रहते हैं और हम उन खंडों को गिनकर, दोनों ग्राफ पेपर पर हम दोनों आकृतियां बनाएंगे और उनको आयत के अंदर जितने भी खंड आए हुए हैं ग्राफ पेपर के, उनको गिनने को कहेंगे, और सेम समांतर चतुर्भुज में जो रहेंगे उनको गिनने को कहेंगे। तो हमारी संख्या बराबर निकलेगी, इससे उन्हें समझ आएगा कि दोनों का क्षेत्रफल समान रहता है। अगला है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नेगेटिव कथन हमें ढूंढना है। गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, पॉजिटिव कथन है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रस्तुत करना, पॉजिटिव। तर्क संगत विचारों को प्रस्तुत करना, पॉजिटिव है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, केवल उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना गणित का उद्देश्य नहीं होता है, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे हमारा पेडागोजी का प्रश्न, ये सारे सामान्य प्रश्न चल रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? नहीं माना जा सकता मतलब हमें ऐसा चीज़ ढूंढना है जो कि असफल होने का कारण नहीं होगा। प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद, या कक्षा कक्ष के अनुभव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक भेद एक असफलता का कारण नहीं हो सकता। कि यदि आप कहें कि लड़कियां गणित नहीं जान सकती या लड़कियां कमज़ोर होती हैं, तो यह हम नहीं कह सकते। अगला है हमारा, 2 दशमलव संख्या के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? मोती और तार, ग्राफ पेपर, गिन तारा, या जियो बोर्ड। तो गणित की हमें दशमलव संख्याओं का योग पढ़ाना है, तो हमारे लिए रहेगा सबसे बढ़िया ऑप्शन ग्राफ पेपर। अगला है हमारा, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होगा? भाई अक्सर सभी को लगता है कि भाई 2 संख्याओं के गुणन से जो संख्या प्राप्त होगी वो सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होगी। तो आप इसको कैसे बताओगे कि यह हमेशा सत्य नहीं रहेगा? क्योंकि यदि हम 2 संख्या में से एक 0 ले लें तो इनका गुणन दोनों संख्याओं से कम हो जाएगा या बराबर भी हो जाएगा। तो
इसे संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, दो दशमलव संख्या के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्या के गुणन को प्रदर्शित करके, या एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी को मापन का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अमानक परिमाणों का अनुसरण मानक परिमाणों द्वारा किया जाना चाहिए। केवल अमानक परिमाणों का उपयोग, भाई केवल लगा है जो कि एक कीवर्ड है, हमारा आंसर नहीं रहेगा, एक नेगेटिव कथन होता है। अमानक परिणामों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये भी नेगेटिव। मानक परिणामों का अनुसरण अमानक परिणामों द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमानक परिणामों का अनुसरण मानक परिणामों द्वारा किया जाना चाहिए। अगला है हमारा, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए, सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची, बी, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची, या सी, क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण या परियोजना, या डी, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा ड्रिल और कार्यपत्रक। भाई वास्तविक जिंदगी से हमें गणित का संबंध बनाना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय भ्रमण पर जाएंगे, वास्तविक चीज़ें देखेंगे, सर्वेक्षण करना और प्रोजेक्ट बनाना। अगला है हमारा, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? भाई दृष्टिबाधितों के लिए, ए, संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। भाई कंप्यूटर का प्रयोग हम दृष्टिबाधितों के लिए नहीं कर सकते। बी, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। सी, कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड, या डी, टेलर का गिनतारा, भिन्न की किट या संख्या चार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टेलर का गिनतारा और कंप्यूटर। कंप्यूटर का उपयोग हम श्रव्य उपकरण के रूप में कर सकते हैं, सुनने के लिए हम कर सकते हैं, और जियो बोर्ड। अगला है हमारा, वे संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8-9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण होंगे? भाई प्राथमिक कक्षा के बच्चे 8-9 वर्ष के बच्चे किस समुच्चय में प्रवीण होंगे? पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तिता, अनुपातिक विवेचना, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तिता, या वर्गीकरण, प्रतिवर्तिता या अनुपातिक विवेचन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंक्तिबद्धता मतलब पंक्ति में लगाना, प्रतिवर्तिता उल्टा करना, और अनुपातिक विवेचन। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़, शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? ए, स्थिर क्रम और अमूर्त सिद्धांत, एकेकी संगतता सिद्धांत, अमूर्त सिद्धांत, या अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।